बचपन से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा 68 से लेकर 71 के बीच में ही हमेशा से परसेंटेज रहते थे। मैं इतना ही पढ़ता था कि मेरे उतने आ जाएं बस। हमेशा मुझे मतलब नालायक ही बोलते थे, ये नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा। तो हमेशा ऐसे ही रहता था बचपन में। तो आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज है? 10th में 70.1 और 12th में 70.2। क्या बात है, मतलब आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी मतलब। एक्चुअल में क्या है, हम बचपन में मूवीज वगैरह देखते थे तो मूवीज में ऐसा लगता था एकदम मतलब हैकर वगैरह को देख के एकदम एक अलग टाइप से बनना है अपने को, तो कंप्यूटर साइंस लेंगे। और घर वालों को ये लगता था कंप्यूटर साइंस ले रहा है क्योंकि उसमें लड़कियां ज्यादा रहती है। अरे यार पापा ऐसा नहीं है, मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना है, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। कंप्यूटर मतलब मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। चलो यार अब ले लो, तुमको जो चाहिए। 4 साल की डिग्री को 5 साल में कंप्लीट किया। मैथ्स में बैक था और सेकंड सेमेस्टर से वो मेरा बैक पीछा करते रहा। करीब मैंने वो पेपर को 8 बार दिया। तो आपकी लाइफ का कुछ ऐसा फेलियर है जो आपने बहुत ज्यादा आपको हर्ट हुआ हो, यार ये तो मैं मतलब ये यहाँ तो फेल नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट, तो ऐसा कोई फेलियर है आपकी लाइफ का? फेलियर तो ऐसा मतलब नहीं था कि यहाँ फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी अपनी लाइफ में। तो ये जो पैसे कमाने का एक अर्ली एज में आ जाता है ना, मतलब एक कीड़ा लग जाता है यार पैसे कमाने। इंसान इससे बहुत अच्छा भी कर सकता है, लेकिन एक गलत रास्ता भी होता है जिसकी तरफ हम चले जाते हैं। मैं आईपीएल में पैसे लगाने लगा, वो कब 20-30 रुपए, 1000 रुपए बने, 1000 से 10,000, 10,000 से 20,000। तो मतलब बहुत गलत काम मैंने इस तरीके के किए थे। बहुत बड़ी गलती मेरी लाइफ की। 25 लाख रुपए के आसपास, अप्रॉक्स 25 लाख रुपए मैंने कमा किए थे, और यही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और उस दिन पापा ने मुझे बस एक बात बोली थी कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तू बस घर बैठ जा। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। मुझे कुछ तो करना है। अब पापा चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। बैंकिंग का सिलेबस मुझे सबसे बेस्ट लगा। उस दिन मैं समझ गया यार ये मैं कर लूंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं पीओ बन जाऊंगा। फादर को लगता था तू छोड़ पीओ ही हो, तेरे बस की बात नहीं, तू क्लर्क की तैयारी कर। मैं पीओ ही बनूंगा, पीओ ही बनना है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2018 में 14 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग ली थी बैंक में, और 29 सितंबर तक मैंने काम किया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने YouTube चैनल चालू कर लिया फिर जून में। मेरे सब्सक्राइबर वगैरह कुछ भी नहीं थे। 5-6 महीने तो ऐसे ही 15-20 व्यू आते थे। वो भी ऐसा रहता था कि पापा मोबाइल से देख रहे, मम्मी मोबाइल से देख रहे, ऐसे करके। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो मतलब जो अभी वाइफ है मेरी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बना वीडियो, मैं देख लूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करूंगी। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचे कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अंकुश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन, बिकॉज आई नो कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। आपकी लगातार क्लासेस लाइंड अप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया एकदम। आप बताइए कैसे हैं? अरे ऑसम, बिकॉज मैं अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि आई वॉज चेजिंग यू सो लॉन्ग। बिकॉज जितने भी अभी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इतने बड़े एजुकेटर होने के बाद भी अंकुश सर सोशल मीडिया पे जीरो एक्टिव है। मतलब इनको अप्रोच करना एक्चुअली में इतना ज्यादा मुश्किल है कि मैं इनके लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स पे इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, बट इनको पकड़ना सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। सलमान खान की तरह है ये हमारे। नहीं एक्चुअली दिक्कत ये हो जाती है कि पहले मैं टेलीग्राम वगैरह पे एक्टिव रहता था, बहुत ज्यादा चिट चैट वगैरह भी ओपन करता था, और स्टूडेंट्स के साथ भी मैं रात को 1-1 बजे तक मैं चैट्स में मतलब पार्टिसिपेट करता था। स्टूडेंट्स वेट करते थे रात को कि सर बस ग्रुप ओपन करेंगे और हम चैट्स करेंगे। लेकिन फिर चीजें चेंज होती है समय के साथ साथ, धीरे 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 सारी चीजें चेंज हो गई। अब ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल ही मतलब अलग ही रहता हूँ, अपने जोन में रहता हूँ बहुत। जीरो। चलिए, बहुत मजा आएगा सर आपसे आज बात करने में। सो अंकुश सर, मैं पहले आपको पॉडकास्ट का फंडा समझा देता हूँ। दिस पॉडकास्ट इज जस्ट टू नो यू बेटर। मतलब पॉडकास्ट करने का एक ही मकसद है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मतलब एक अंकुश लांबा अंकुश सर कैसे बने। पहले तो मतलब क्या जर्नी रही आपके, क्या स्ट्रगल्स रहे। बिकॉज देखिए, मोटा मोटा हमारा ये लक्ष्य है कि जो हमने गलतियां करी हैं, जो आपने गलतियां करी हैं, वो बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी वाली गलतियां बच्चे एटलीस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल कर पाए। और इसी के साथ मैं आज आपकी पर्सनल लाइफ भी समझना चाहता हूँ, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है और मैक्सिमम जो आजकल लोग बोलते हैं वो सारी चीजें आप कर चुके हो। तो आई वांट टू नो दैट, बिकॉज ये भी एक टबू है आजकल की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी मुझे आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा कि दैट इज व्हाट एन एजुकेटर शुड बी। भाई आप एक रोल मॉडल हो, तो एक रोल मॉडल काफी सारी चीजें सिखाता है, वो भी सीखेंगे आपसे। और उसी के साथ आई ट्राई माय बेस्ट कि आज अंकुश लांबा सर की सारी नॉलेज निचोड़ के हम अपने साथ लेके जाए। बिल्कुल। चलिए, अंकुर से सबसे पहले एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो सबसे करता हूँ, कि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप बचपन में कैसे स्टूडेंट थे। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन से ही मैं एक मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। एवरेज भी मतलब बोला जाए तो मेरा ऐसा था 70%। मेरा 68 से लेकर 71 के बीच में ही हमेशा से परसेंटेज रहते थे, चाहे वो क्लास 5th की बात करें, 4th की बात करें। जितने भी मेरे स्कोर कार्ड्स हैं सब में मतलब मैं कभी भी देखता हूँ तो वो 68, 69, 70 मेरे उतने ही आते थे। मैं इतना ही पढ़ता था कि मेरे उतने आ जाएं बस।
मतलब दीदी थोड़ी होशियार थी, तो घर वाले हमेशा मुझे मतलब नालायक ही बोलते रहते, ये नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा, इसके लिए पैसे जोड़ जाड़ के रखने पड़ेंगे, ये कुछ नहीं करने वाला, इसके लिए तो कुछ बिजनेस ही खोलना पड़ेगा आगे जाके। तो हमेशा ऐसे ही रहता था बचपन में। तो आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज है? 10th में 70.1 और 12th में 70.2। क्या बात है, मतलब आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी हाँ मतलब। बिल्कुल, एकदम मेंटेन करके रखा था मैं, 70 आने चाहिए। तो सर ये देखो, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ देखो फाइनली क्या होता है, जितने भी लोगों से हम बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं। बिकॉज़ जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि वो टॉपर है, यार वो तो स्कूल में भी टॉपर था, वो तो कॉलेज में भी टॉपर था, तो उसको टॉपर होना ही है। बट यहाँ पे जब हम्म। स्टूडेंट्स देखते हैं ना कि एक ऐसा बंदा है जो हमारी तरह ही था, हमारी तरह की मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया है, पढ़ने में भी हमारी तरह ही था, एवरेज था, 70-62% लेके आ रहा था, और देखो यार आज कहाँ पहुँच गया, एग्ज़ाम निकाले, सब कुछ कर लिया, छोड़ भी दिया, और अब आप देखो किस लेवल पे पहुँच गए हैं। तो आई थॉट इसी वजह से ही बच्चे शायद आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे, बिकॉज़ ये बात मुझे आज पहली बार पता चली है कि आप भी हमारी तरह ही थे, एवरेज स्टूडेंट। इंजीनियरिंग में भी मतलब मेरे साथ ऐसा था कि इंजीनियरिंग जब मैं करना चाह रहा था, तो मेरे पापा सिविल इंजीनियर थे और अभी रिटायर हुए हैं, जस्ट एक मतलब फेब को उनका रिटायरमेंट पार्टी हमने किया था। अच्छा। तो पूरे मतलब उन्होंने 40 साल की सर्विस जो है अपनी एज़ अ सिविल सर्वेंट ही की है, और मतलब बहुत छोटी पोस्ट से लेकर वो एक इतनी अच्छी पोस्ट तक पहुँचे। वो 40 साल पूरा उन्होंने मतलब गवर्नमेंट जॉब ही की, और हमेशा से वो चाहते थे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो इंजीनियरिंग में भी वो पापा बोल रहे थे कि सिविल ले लो यार, सिविल ले लो, कम से कम मैं कुछ पढ़ा दूँगा, बता हाँ। दूँगा। बट हुँ। मेरा इंटरेस्ट कहीं न कहीं कंप्यूटर्स में था। ओके। और कंप्यूटर में मतलब मैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहता था, हालाँकि मुझे पता था कि यहाँ शायद उतना वो चीज़ ना सीखने को मिले। एक्चुअल में क्या है, हम बचपन में मूवीज़ वगैरह देखते थे, तो मूवीज़ में ऐसा लगता था एकदम मतलब हैकर वगैरह को देख के एकदम एक अलग टाइप से बनना है अपने को, तो कंप्यूटर साइंस लेंगे। और घर वालों को ये लगता था कंप्यूटर साइंस ले रहा है क्योंकि उसमें लड़कियाँ ज़्यादा रहती है। मैं अरे यार! पापा ऐसा नहीं है, मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना है, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर मतलब मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। हाँ, बोले हाँ। चलो यार ठीक है, अब ले लो तुमको जो चाहिए, मैं पढ़ा तो पाऊँगा नहीं तुमको। तो ले लिए कंप्यूटर साइंस, बस कंप्यूटर साइंस जैसे-तैसे करते हमने 4 साल की डिग्री को 5 साल में कंप्लीट किया, ओह हो, हो! क्योंकि मेरा मैथ्स में बैक था M2, और सेकंड सेमेस्टर से वो मेरा बैक पीछा करते रहा, करीब मैंने वो पेपर को 8 बार दिया। क्योंकि मर्सी अटेम्प्ट वाला हमारे समय खत्म हो गया था कि 4 बार अगर आप नहीं क्लियर कर पाओगे तो डिबार्ड कर दिया जाता है, तो वो सब नहीं था। बट मेरा 4th ईयर जब फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, तो मेरा वो पेपर नहीं निकला। उस पेपर के चक्कर में मुझे 5वाँ साल और वेट करना पड़ गया। अच्छा। फाइनली जाके मेरा फिर क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने बताया कि जैसे कंप्यूटर साइंस में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो आपने कितनी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी उस टाइम पे कॉलेज में? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कॉलेज में फर्स्ट टाइम, मतलब गर्लफ्रेंड की अगर बात करें तो कि फर्स्ट क्रश जो मेरा था, मैंने अपनी लाइफ का पहला प्रपोज़ल एक लड़की के सामने रखा था मैसेज के थ्रू रात में, और सुबह उसका रिप्लाई आया था गुडी गुडी मॉर्निंग। अच्छा। मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ रिप्लाई के लिए, और ये सुबह उठ के गुडी गुडी मॉर्निंग बोल रही है यार, मतलब क्या है? और शाम तक मैं वेट किया, शायद अब बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं। मतलब इसके पीछे एक समोसा स्टोरी भी है मेरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा समोसा स्टोरी, बिग समोसा स्टोरी करके एक वीडियो हमने डाला था बीच में, तो काफ़ी वो लंबी स्टोरी है। तो वो मेरा पहला प्रपोज़ल था, फिर उसने बस फ्रेंड ज़ोन में कर दिया कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर मेरी एक ही गर्लफ्रेंड रही पूरे कॉलेज में, जो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, वही मेरी गर्लफ्रेंड थी। और फाइनली फिर कुछ ऐसा हुआ कि कॉलेज खत्म हुआ, उसके दहेज की कार छोड़ने मैं गया था, ओह हो, हो! और शादी हो गई। उसके बाद फिर मैं बैंकिंग फील्ड में आई। अच्छा सर, यहाँ पे चलिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनिंग हो गया। ये उससे ना मुझे वाली मूवी याद आई, वो कौन-सी थी वो, टीटू के सोनू की क्या, स्वीटी? सोनू की टीटू की हाँ। स्वीटी, हाँ। उस टाइप की स्टोरी लग रही है। अच्छा चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा फन आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी स्टोरी मुझे बहुत फैबुलस लग रही है इन द सेंस कि एक एवरेज स्टूडेंट वाली स्टोरी है आपकी। तो मैं ये सुनना हुँ, चाहता हूँ कि जनरली जो हम देखते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? जो आपने बताया, भई घर वाले लगातार ताने देते रहते हैं। उसको देखो, हुँ, हुँ, हमारे पड़ोसी के बेटे को देखो, उसको देखो, अपने बड़े भाई-बहन को देखो, अपने छोटे भाई-बहन को देखो, वो अच्छा कर रहा है, तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो पहले ताने बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरे फेलियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हुँ, आपकी हुँ, लाइफ हुँ। का कुछ ऐसा फेलियर है जो आपने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ हो, यार यहाँ तो फेल नहीं होना चाहिए था यार एटलीस्ट, तो ऐसा कोई फेलियर है आपकी लाइफ का? फेलियर तो ऐसा मतलब नहीं था कि यहाँ फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी अपनी लाइफ में। बचपन से ही मतलब ये थोड़ा-सा मैं लॉन्ग में इसको बताना चाहूँगा कि बचपन से ही ना मुझे पैसे कमाने की मतलब इच्छा थी, कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि घर में हमारे ऐसा था, फादर की सैलरी बहुत ज़्यादा उस समय थी नहीं जब हम बहुत छोटे थे। स्कूल जब हम पढ़ते थे, पापा की सैलरी लगभग 15-20 हज़ार रुपए हुआ करती थी उस टाइम पे, और हमको पैसे बहुत ही कम मिला करते थे, द 100-200 रुपए ऐसे मंथ के मिला करते थे, लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा होते थे। तो कहीं न कहीं मैं अपने मतलब पैसा कमाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की है।
जैसे कि नोट्स में दूसरों के लिखता था, पर पेज 2 रुपए 3 रुपए, उस टाइम पे 2 रुपए 3 रुपए भी बहुत होता था। तो पर पेज का जैसे असाइनमेंट मिलता था हमको, तो मैं रात-रात भर जाग कर 20-20 30-30 पेज का असाइनमेंट लिखता था, उससे मेरे को कुछ 90-100 रुपए मिल जाते थे। तो ऐसे कर कर के मैं कुछ-कुछ पैसे कमाता था, जिससे मैं कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता था। मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक था गैजेट्स वगैरह का। उस समय पेन ड्राइव अगर आपके पास 16 जीबी की पेन ड्राइव है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और मुझे ये सब चीज़ों का शौक था। मेरे पास आइपॉड होना चाहिए, गाने सुनने वाला एक सीडी राइट करके देता था मैं, कंप्यूटर फॉर्मेट करता था लोगों के। कंप्यूटर फॉर्मेट करने का 100 से 150 रुपए कोई भी दे देता था, क्योंकि अगर किसी टेक्नीशियन को बुलाते थे, तो वो 300-400 रुपए लेते थे, हाँ, मैं 150 रुपए देता था। तो ऐसे कर कर के कुछ-कुछ पैसे मैं कमाता था, और उससे मैं अपने खर्चे चलाता था। तो ये जो पैसे कमाने का एक अर्ली एज में आ जाता है ना, मतलब एक कीड़ा लग जाता है, कि यार पैसे कमाने हैं। तो इंसान इससे बहुत अच्छा भी कर सकता है, जो कि आज मैं कर रहा हूँ, भगवान की दया है। लेकिन एक गलत रास्ता भी होता है जिसकी तरफ हम चले जाते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं उस समय कुछ दोस्तों की संगति, दोस्तों बोल सकते हैं या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, यस, यस, यस। उनके थ्रू मैं आईपीएल में पैसे लगाने लगा, क्रिकेट मैच में लगाने लगा पैसे। और वो उस समय समझ में नहीं आता था कि ये हम 20-30 रुपए, 50 रुपए लगा रहे हैं। वो कब 20-30 रुपए, 1000 रुपए बने, 1000 से 10,000, 10,000 से 20,000, ऐसा करते, करते, करते फिर कुछ और बड़े-बड़े लोगों से मिलना मेरा हुआ, और मैं इंटरेस्ट में पैसे लेने लगा था लोगों से, क्योंकि मतलब पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे हुआ नहीं करते थे, इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो चुका था। हुँ, मैं पापा ने जितने अकाउंट में हमारे पैसे डलवा के रखे थे, वो सारे पैसे भी मैं निकाल के दे दिया था, एफडी वगैरह सब मैंने तोड़ दी थी। हुँ, तो मतलब बहुत गलत-गलत काम मैंने इस तरीके के किए थे, मतलब चोरी-छुपे मैं मतलब एफडी तोड़ दिया। पापा ने एफडी हमारे नाम से करा के रखी थी, वो मैंने तोड़ दी, और वो पूरे पैसे मैं पे कर दिया। लोगों से मैं ब्याज में पैसे लेता था, उस समय हमको समझ में नहीं आता था कि इंटरेस्ट रेट क्या देना चाहिए या कितने में मिलना चाहिए। तो हुँ, 10-10%, 15-15% एक-एक महीने का लोग इंटरेस्ट लेते थे। हाँ, 1 लाख रुपए अगर किसी से ले रहे हो, 15,000 रुपए आपको हर महीने का देना है इंटरेस्ट रेट। वो उस समय समझ में नहीं आता था। हुँ, ये बात है कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की। हुँ, और मतलब मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुस गया, वो बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते फिर कुछ लोगों ने मुझे कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बताया, उसमें मैं मुझसे पैसा मतलब लगवाते गए, और मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। कभी भी मैं ये चीज़ सलाह देना चाहूँगा, कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट इस सब झमेलों में अगर कभी फँसता है, आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया, मेरी गलती थी, सबसे बहुत बड़ी गलती मेरी लाइफ़ की। और 25 लाख रुपए के आस-पास, एप्रॉक्स 25 लाख रुपए ओह! मैंने गँवा दिए थे। और यही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि वो 25 लाख रुपए जब मैंने गँवा दिए थे, उस समय तक मेरी जो एक्स थी, उसकी शादी हो गई थी, और मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था। 2015-16 की बात है ये, 2016। तो 2016 में बहुत मतलब घर पे डाँट पड़ी, मार पड़ी। पापा ने बोला कि तूने तो मतलब पूरा बर्बाद कर दिया हमको। ऑब्वियस। और पापा ने फिर प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो लेके रखी हुई थी, एक ज़मीन थी 3000 स्क्वायर फीट की, जो कि शायद आज की डेट पे अगर रहती तो 40-50 लाख तक की भी शायद होती। बट उस टाइम पे उन्होंने बहुत मजबूरी में, जल्दीबाजी में उसको 10-12 लाख में ही बेच दिया। और भी जितने एफडीज़ वगैरह करा के रखे थे शादी के लिए, हमारे जो पैसे मतलब मेरी शादी के लिए जो जमा करके रखे थे, वो सारे पैसे वगैरह निकाल-विकाल के सब पैसे धीरे, धीरे, धीरे करके सबको दिए। और उस दिन पापा ने मुझे बस एक बात बोली थी कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तू बस घर बैठ जा। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। तू घर बैठ जा, तेरे बीवी-बच्चों को मैं पाल लूँगा, मैं खर्चे कर लूँगा। तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन और आज का दिन मुझे इतना बुरा लगा था ना, कि मतलब यार मुझे कुछ तो अब करना है। अब पापा चाहते थे ना गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। और मैं बस घुसा अपने रूम पे रात को 9-10 बजे के आस-पास, पूरी रात मैं सिर्फ़ बैठ के देख रहा था कि गवर्नमेंट जॉब कैसे करते हैं, कैसे मतलब प्रोसीजर क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता था कि बैंक के एग्ज़ाम होते हैं। ग्रेजुएशन खत्म हुए, मेरा 2014 का ग्रेजुएशन था, जो कि ख खत्म 15 में हुआ था। उससे और 1 साल ऊपर हो चुके थे, 2016। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब पता चला कि यार ये सिलेबस है, बैंकिंग का सिलेबस मुझे सबसे बेस्ट लगा, ईज़ी लगा। मुझे लगा यार ये मैं जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स भी हर 2-2 3-3 महीने में हाँ, होते रहते हैं। हुँ, मुझे लगा यही करना चाहिए। वहाँ से फिर मैं बैंकिंग की लाइन में घुसा। हुँ। तो आपको कितना ये टाइम मेरा लगा बैंक एग्ज़ाम निकालने में? मुझे 2 साल लगे। 2018 में मैं पीओ 2017 में मेरा फर्स्ट पेपर जो क्लियर हुआ था, 2017 में हुआ था। हुँ, इसका भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि 2016 की स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 15 के एंड पे बोल सकते हैं। हुँ, तो उस समय मेरा फर्स्ट पेपर जो था, वो एसबीआई क्लर्क का था, 2016 वाला, जिसमें वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी आई थी। और छत्तीसगढ़ की कट ऑफ उस समय 22.5 गई थी प्री की, जो कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी आज तक बहुत की। कम। हुँ, और उस कट ऑफ को देखकर लोग सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ से भरते हैं। उस हाँ, पेपर को, वो पहला पेपर था, फर्स्ट अटेम्प्ट। 3 महीने की मेरी पढ़ाई हो गई थी, और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसमें मैंने 68 अटेम्प्ट किए थे, और मार्क्स थे मेरे 67.50। तो ग्रेट। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी, काफ़ी अच्छे मार्क्स। उस दिन मैं समझ गया यार ये मैं कर लूँगा। हुँ, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं पीओ बन जाऊँगा। हाँ, और फादर को लगता था तू छोड़ पीओ-वीओ, तेरे बस की बात नहीं, तू क्लर्क की तैयारी कर, तू हाँ, क्लर्क ही बन जा। लेकिन मेरे मुँह से हमेशा हर बार बस यही निकलता था, यार पापा
आप मेरे को ये चीज के लिए तो मत बोलो, इतना भरोसा करो, मैं पीओ ही बनूंगा, पीओ ही बनना है। तो बस मैं 2016 में तैयारी करते रहा, आईबीपीएस पीओ 2016 वाला जब मैंने दिया, तो मेरे कट ऑफ, उस समय कट ऑफ गया था 2016 का, मुझे आज भी याद है 52.50। उस समय ग्रेट। डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था, हाँ, और मेरे मार्क्स थे 62.50। ग्रेट। बट मेरा सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का नहीं निकला था 0.75 से। तो हुँ, 10 नंबर ऊपर तो थे, बट वैकेंसीज भी उस समय 8,800 थी, काफी अच्छे चांसेस थे मेरे निकलने के। बट वो नहीं हो, बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो निकल गया होता पेपर, तो शायद मैं किसी बैंक में ही आज बैठा होता और मैं हाँ, यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं चालू किया होता। हुँ, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वो मुझे लगा कि यार और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगले साल 2017 में मेरा एक इंडियन बैंक का पेपर निकला, पीजीडीबीएफ वाला। तो उसका इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू में बाहर हो गया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का निकला, उसका इंटरव्यू दिया, उसमें बाहर हो गया। कुछ थोड़े-थोड़े नंबर से रुक रहा था। फिर उसके बाद मेरा आरआरबी पीओ का पेपर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने आरआरबी पीओ का 2017 में दिया। अच्छा, 2016 में मैंने नहीं दिया था कि यार वैकेंसी कम है, बट मुझे उस हाँ, समय तक नॉलेज नहीं था कि 70-80 वैकेंसी भी बहुत होती है स्टेट वाइज़। हुँ, मैंने फिर उस समय फॉर्म फिल किया, 118 वैकेंसीज़ थी, और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2018 में 14 मार्च को मैंने जॉइनिंग ली थी बैंक में, और ओके, 29 सितंबर तक मैंने काम किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ऐसा कैसे? 6-7 महीने बस काम किया, उसके बाद छोड़ दिया बस। तो क्योंकि आपको मैंने 2017 में ना पढ़ते-पढ़ते क्या हो गया था कि पढ़ तो रहे थे, घर से इतना पैसा ले चुके थे, ऑलरेडी 25 लाख वाले किस्से के बाद ये हुआ था कि अब फॉर्म्स भर रहे हैं। मैंने एप्रॉक्स मतलब अपनी बैंकिंग की तैयारी में ₹50,000 खर्च करवाए थे पापा से, एप्रॉक्स 50,000। मैंने बहुत से कोर्सेज़ खरीदे, बुक्स खरीदी, मतलब इतनी बुक्स आज भी अगर मैं बोलूँ तो करीब ऐसे ज़मीन से रखना चालू करूँ तो इतना ऊपर आ जाएँगी। 20, 25, 30 बुक्स मैंने खरीदी होंगी मोटी-मोटी, और हुँ, सारी मैं बुक्स बना डालता था। मतलब 10-10 दिन के अंदर मैं बुक खत्म कर देता था, फिर बोलता था पापा और दूसरी बुक खरीदनी है। फिर मुझे मॉक्स के बारे में पता चला, तो मैं मॉक मतलब सारे टाइप के मॉक, ऐसा एक भी मॉक मैंने नहीं छोड़ा होगा जो मैं नहीं खरीदूँ, सारे मॉक मैंने खरीद लिए। हुँ, फॉर्म्स इतने सारे 600-600 रुपए फीस, मतलब सारे फॉर्म मैं फिल करता था बैंकिंग और इंश्योरेंस के। तो एप्रॉक्स 40-50 हज़ार रुपए मैंने पापा के खर्चे करवा ही दिए थे, कोचिंग में भी लग गए थे 8-10 हज़ार रुपए। फिर एक मैंने ऑनलाइन कोर्स भी ले लिया था 9 हज़ार 10 हज़ार का। तो इतना करने के बाद ना मुझे ऐसा थोड़ा-सा रिग्रेट फील होता था यार कि पापा से इतने पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ कमाना चाहिए अब। हुँ, तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर लिया फिर जून में। और यूट्यूब चैनल मैंने जब चालू किया था, तो मेरे सब्सक्राइबर वगैरह कुछ भी नहीं थे। ऑब्वियस, 5-6 महीने तो ऐसे ही, मतलब 15-20 व्यू आते थे, वो भी ऐसा रहता था कि पापा मोबाइल से देख रहे हैं, मम्मी मोबाइल से देख रहे हैं, ऐसे करके। और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो मतलब जो अभी वाइफ है मेरी, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट वो करती थी, बोलती थी, "तू बना वीडियो, मैं देखूँगी, मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करूँगी।" तो बस बना देते थे कि चलो यार कर देते हैं। तो ऐसे करके फिर वो यूट्यूब चल गया, उसका भी अलग एक किस्सा है। आपने रीज़निंग ही पढ़ा है स्टार्टिंग से? हाँ, क्योंकि ना मैंने जब स्टार्ट किया था ना 2016 या 17 में स्टार्ट किया था मैंने यूट्यूब, तो हुँ, उस टाइम पे क्या था कि मैं सब कुछ सर्च करता था यूट्यूब पे पढ़ने के लिए। मुझे सब मिल जाता था, लेकिन पज़ल नहीं मिलते थे। अच्छा, मतलब पज़ल कोचिंग भी हम गए पढ़ने के लिए, तो कोचिंग में भी सर ने बोला, "यार ये ऐसी चीज़ है कि तुमसे बन जाएगा तो बन जाएगा, ये सिखाने हाँ, वाली चीज़।" यस, यस, और यूट्यूब पे भी कोई टीचर नहीं था उस टाइम पे जो हुँ, पज़ल को सिखाता हो, मतलब सिर्फ़ वो यस, सॉल्व करते थे, हुँ, कि ये ऐसे करके ऐसे-ऐसे हो हाँ, जाता है, ऐसे। क्यों होता है? कैसे होता है? किस कंडीशन से होता है? मतलब वो सब चीज़ें ना, वो सब कंडीशन को लिखना कैसे, वो सब चीज़ें कोई नहीं सिखाता था। तो मैंने स्टार्ट किया कि यार चलो मैं पज़ल सिखाता हूँ कि पज़ल बनाते कैसे हैं? पज़ल की भी एक अप्रोच होती है। उसकी कोई ट्रिक नहीं होती, बट उसकी एक अप्रोच होती है। सही अप्रोच से अगर आप सॉल्व करो, तो सिर्फ़ मैथ्स ही ऐसा नहीं है जो ओरली सॉल्व होता है। पज़ल्स भी ऐसी होती हैं जो ओरली आप बना सकते हो। सिर्फ़ कंडीशंस देख रहे हो, देखते-देखते आप बता दो कि हाँ यार, ये आंसर बन हुँ, रहा है। तो मतलब तो यही ये रीज़न है पहले आपका जो 1000 पज़ल्स वाला जो आप एक रिवॉल्यूशन आपने वो चालू करा। 1000 पज़ल सीरीज़ काफ़ी अच्छी, मतलब बोला जाए तो अभी तक का अगर मेरा सबसे बेस्ट सीरीज़ कोई चला है, तो वो 1000 पज़ल सीरीज़ है। और अभी रिसेंट में मैंने एक चालू किया है 500 मेंस लेवल पज़ल की सीरीज़। उम्मीद है कि उसमें भी काफ़ी अच्छे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके चैनल पे ही नहीं अच्छा चला, आई थॉट यूट्यूब पे ही वो सबसे अच्छा चल रहा है बिकॉज़ किसी बच्चे को अगर रीज़निंग पढ़ता पढ़ना होता है तो टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट थिंग जो मैं उसको बोलता हूँ, पहले बोलता हूँ अंकुश लांबा 1000 पज़ल जाके देखो। बिकॉज़ जब आप देखोगे बिकॉज़ नॉट इन इन द सेंस कि पढ़ा कैसे रहा है बंदा, नहीं। मैं बोलता हूँ कि आप वो जाके देखो 1000 पज़ल, वो 1000 में से 200 भी देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का एग्ज़ाम है। किस हुँ, तरीके का हुँ। एग्ज़ाम है? भई एग्ज़ाम में क्या आपको चाहिए? आपको क्या डिटर्मिनेशन चाहिए होता है? बिकॉज़ वो एक 1000 पज़ल एक वो उतना करना ही बहुत बड़ी बात है एंड आई नो कि उसका जो डेडिकेशन वाला बिकॉज़ आज मैं अपने चैनल पे अराउंड 350 वीडियोज़ बनाए हैं और मुझे पता है कि 350 वीडियोज़ बनाने में मुझे कितना टाइम लगा था। तो हुँ, 1000 हुँ। पज़ल्स वाला जो एक इट वाज़ ट्रेमेंडस एंड बहुत सही बनाया आपने। अच्छी बात है। तो इसमें अंकुर सर मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट होता है एंड आई नो कि आप में भी लगातार कमेंट सेक्शन में देखते ही होंगे कि सर रीजनिंग अटेम्प्ट करने का या रीजनिंग पढ़ने का बिल्कुल राइट स्ट्रैटेजी या राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए?
तो वो थोड़ा गाइड करिए बच्चों को कि राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए रीजनिंग स्टार्ट करने का। देखिए, रीजनिंग को अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करने की अगर बात करें, तो अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट है रीजनिंग में, जो कि होना ही पड़ेगा आपको अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पहले ये बनाना है या पहले ये, मतलब पजल बनाने या मिसलेनियस बनाना है। क्योंकि हुँ, जितना समय आप चीज़ों को स्किप करने में करते हो ना, उतने में भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप 35 क्वेश्चन पूरे स्किप कर के वापस आओगे, उतनी देर में एप्रॉक्स मान के चलो कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इनइक्वालिटी का हो गया, सिलॉक्स का हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन होचे होते हैं जो 20-20 सेकंड में बन जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा से स्टूडेंट्स को कि आप, अगर आपको लगता है ना कि आप बना सकते हो, पजल में कॉन्फिडेंट हो, तो आप कुछ भी मत छोड़ो, पूरा 1 से लेकर 35 तक जाओ। ये मेरा ओपिनियन रहेगा सारे स्टूडेंट। अगर लगता है कि पजल आपसे नहीं बनते हैं, फँस जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ, चलो पजल को स्किप कर दो, बाद में बना लेंगे। बट अगर सब बनता है तो शुरू से लेकर आखिरी तक जाना चाहिए। अच्छा और पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? मतलब कोई अगर नया स्टूडेंट ये देख रहा है तो? पढ़ने का सीक्वेंस ये होना चाहिए कि लगभग 1 महीने तक आपको पजल तो शुरुआत पहले दिन से ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पजल को फोकस नहीं करते। पहले दिन से ही पजल स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि पजल का कोई बेसिक नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हुए हो ना कि पजल का कोई बेसिक हमको क्लास मिल जाएगी, बेसिक हमको इसका कोई समझा देगा तो हमसे पजल बनने लग जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पजल आप सिर्फ वीडियो देखना चालू कर दो, क्लासेस देख-देख के कि कैसे सॉल्व करने हैं, उस अप्रोच को आप अपने अंदर बैठाओ, और उसी सेम अप्रोच को फॉलो करते पजल आपसे एक दिन बनने लग जाएँगे काफ़ी अच्छे से। स्पीड धीरे-धीरे आएगी, ऐसा नहीं है कि आप बस आज स्टार्ट करोगे और 4 दिन में स्पीड आ जाए। स्पीड आने में थोड़ा समय लगेगा। ये तो हो गई पज़ल की बात, 1 महीने तक तो आपको करना ही चाहिए, और 1 महीने के बाद आपको मेंस लेवल के पज़ल भी स्टार्ट कर देने चाहिए। उससे ठीक है। दिमाग तेज होता है। जितना आपका दिमाग, रीज़निंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझ रहे हो। उन चीज़ों को समझ तो रहे हो, फिर उनको कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हो। तो रीज़निंग पूरा का पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, स्ट्रॉन्ग करिए अपने ब्रेन को, और ये चीज़ तभी होगी जब आप अच्छे-अच्छे लेवल के, बड़े-बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हुँ, डिफरेंट नए-नए पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर मिसलेनियस की बात करूँ, तो प्री मिसलेनियस में सिलॉजिज्म को छोड़कर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगे। फॉर ओके। एग्जाम्पल, मेरी बेस्ट एक ट्रिक मैंने बताई हुई है कोडिंग डिकोडिंग की। कोई भी स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग अगर बनाना चाहे, सिंपली अगर वो ये लिख के सर्च कर लेगा कोडिंग डिकोडिंग बाय अंकुश लांबा, उसको वीडियो मिल जाएगा। कोई पेड कोर्स उसके लिए ज़रूरत नहीं। इनइक्वालिटी सीखना है, इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा लिखेगा, बहुत बेस्ट वाली ट्रिक उनको मिल जाएगी। ग्रेट। कोडेड इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा, ये 3 टॉपिक हो गए। बचता है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, और कुछ लॉजिज़्म। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस, बस इतना ही बचता है। तो प्री का जो रीज़निंग है, वो कुछ है ही नहीं एक तरीके से। हुँ, बहुत आसानी से कोई भी स्टूडेंट विदिन 2 टू 4 डेज़ सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिलॉक्स में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि सिलॉक्स क्या होता है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग टाइप की चीज़ हाँ, है। यस, यस। और अगर तो आप समझ गए तो बहुत अच्छी सी जल्दी-जल्दी आप कर पाओगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे, तो हो सकता है आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग जाएँ चीज़ें सही करने। तो अंकुश भाई इस पे एक और क्वेश्चन मतलब कनेक्टेड क्वेश्चन है मेरा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि भैया या सर हम कितना टाइम दें? मतलब पज़ल मैं बनाने बैठा हूँ, मैं 1 पज़ल, 2 पज़ल, 3 पज़ल, 1 दिन में कितने पज़ल बनाने चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए? एक दिन में देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि आप कितने पज़ल बना रहे हो, सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं कभी पज़ल बनाने बैठता था, तो मैं कोई भी एक बुक उठाता था, और बस मेरा ये रहता था कि यार मुझे पढ़ना है, जब तक मैं बोर ना हो जाऊँ, तब तक मैं बैठकर पढ़ते रहता था। जहाँ मुझे बोर लगता था यार कि बस अब हो गया, अब कुछ और करते हैं, तो उसके बाद फिर मैं क्वांट उठा लेता था, डीआई वगैरह बनाने लग जाता था। नंबर सीरीज़, सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन। तो होता क्या है ना, ज़्यादातर आजकल जो बच्चे हैं, जो अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी ना सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गया है पिछले 5-6 सालों में। 2016 में इतना कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था। राइट। क्योंकि जियो जब स्टार्ट हुआ था 2015-16 के आसपास, तब जाकर लोग थोड़ा यूज़ करना चालू किए। नहीं तो पहले तो 1 जीबी डेटा ही मतलब ₹250 का आता था, हम तो हमने तो इतना यूज़ यूट्यूब कर। ही नहीं चलाया था तब तक। हाँ, यूट्यूब ही नहीं चलाया था हमने तो, हाँ, वो तो घर पे ब्रॉडबैंड लगा था बोल के हम थोड़ा हाँ। बहुत यूज़ कर। तो ये जो स्टूडेंट्स अब जो आ रहे हैं ना, इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप मोबाइल पकड़कर रील्स देख रहे हो या हुँ, शॉर्ट्स देख रहे हो। एंटरटेनमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप बैठकर कुछ ऐसी चीज़ कर लो, जिससे आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाए। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, घरवालों से थोड़ा-सा बात कर लो। अब काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं, घरवालों से बात करो तो सर और दिमाग खराब हो जाता है। इसका कोई बताइए। तो दोस्तों देखिए, आप घरवालों से बात करने का ना, ये मेन चीज़ होती है कि आप उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, या वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब आप जाके वहाँ पर एकदम ये बोलते रहोगे कि एग्ज़ाम आ रहा है, हमको पढ़ाई करना है, और पेपर अगर आपका निकल नहीं रहा है, तो घरवाले तो चिल्लाएँगे ही। हाँ, 4 बार से क्या कर रहे थे, 2 साल से क्या कर रहे थे, 4 दिन पहले तुमको याद आ रहा है पेपर है। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा-सा। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगा, आप 10 मिनट, 15 मिनट कुछ मोबाइल चला लो, चलता है, बट
पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बोलूँ, मैंने 2-3 बार यूज़ किया इंस्टा वगैरह में, आजकल मैं थोड़ा बहुत देखने भी लगा हूँ। तो होता ये है ना कि हम एक बार मोबाइल पकड़ते हैं और एक के बाद एक कहाँ 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। राइट। तो ये थोड़ा-सा है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक एंटरटेनमेंट आपको नुकसान भी दे सकता ओके, पर कितना टाइम देना चाहिए एक दिन में रीज़निंग को आपके अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे? है। अगर मैं बोलूँ एक स्टैंडर्ड, अगर मैं बोलूँ एवरेज टाइम, तो मिनिमम 2 से 3 घंटे तो देने ही चाहिए, डेली एक आप सब्जेक्ट। हाँ, रीज़निंग को मिनिमम 2 से 3 घंटे, हुँ, क्वांट को मिनिमम 2 से 3 घंटे, हुँ। इंग्लिश को 1 से डेढ़ घंटे और जीके को 1 से डेढ़ घंटे। तो एप्रॉक्स 8 घंटे का ये एक हाँ, टाइम पीरियड बन राइट। जाता है। हाँ, मेरा भी अप्रॉक्सिमेटली ऐसे ही मैं भी सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अंकुश एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी आपकी बातों के बीच में से ये क्वेश्चन निकल के आया, जब आपने बोला कि इसके लिए तो पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन हुँ। पूछना चाहता हूँ कि क्या एक स्टूडेंट को सिलेक्शन लेने के लिए पेड कोर्स लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि बिना पेड कोर्स से सिलेक्शन नहीं हो सकता? या यूट्यूब से या अलग-अलग फ्री सोर्सेज़ से पढ़ के बच्चा सिलेक्शन ले सकता है? देखिए, इसमें अगर मैं बोलूँ तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से सिलेक्शन लिए हैं। अगर मैं बोलूँ तो आज तक का मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, उसमें से 50% स्टूडेंट्स ने विदाउट एनी पेड कोर्स सिलेक्शन लिया है। 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विथ पेड कोर्स, शुरू से सिर्फ पेड कोर्स उन्होंने लिया, पहले दिन से ही पेड कोर्स ले लिया ओके। और उन्होंने सिलेक्शन लिया है। अब यहाँ पर मैं सजेशन जो देना चाहूँगा, तो सजेशन मेरे 2 टाइप के रहेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनिटली गो फॉर पेड कोर्स। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है ना कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप अपना समय बचा सकते, यूट्यूब से आप करोगे, आपका सिर्फ समय लगेगा और कुछ नहीं। हुँ, अगर आप समय दे सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बैठकर रिसर्च कर करके कि हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये नहीं कि एक वीडियो देखे और बस टिक गए, हाँ, यही अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक वीडियो देखें, आपको अगर कुछ समझ में आई चीज़, तो यही बेस्ट है, ऐसा नहीं सोचना, फिर दूसरा वीडियो देखो और हुँ, किसी टीचर का वीडियो देखो, देख-देख के समझो कौन-सा बेस्ट है, क्या इससे अच्छी कोई अप्रोच हो सकती है। तो बस समय का फ़र्क पड़ता है। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो दोस्तों, आपको डेफ़िनिटली रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा-सा समय अपना देना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें जो एक पेड कोर्स में होती है, वो सब कुछ यूट्यूब पे होती है। फ़र्क बस इतना है कि एक जैसे कोई एक नया स्टूडेंट है ना, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गनाइज़्ड चीज़ें सब कुछ मिल जाती है, जिसके लिए आप कुछ पे करते हैं। राइट। और यहाँ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बट वो आपको सर्च करना पड़ेगा। ढूँढना पड़ेगा। आपको ऐसा प्लेलिस्ट नहीं मिल जाएगी हाँ, कि हाँ, ये प्लेलिस्ट चालू कर लिए, शुरू से आखिरी तक देख लेंगे तो राइट, हमारा हो राइट। जाएगा। तो बस इतना ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं भी सर का थोड़ा आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। सर ने भी ये बताया कि आप फ्री में भी सिलेक्शन ले सकते हो, पेड कोर्स में भी सिलेक्शन ले सकते हो। बट फ्री में बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा, तो वो सीक्वेंस आपको खुद बनाना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ा अकल लगानी है, थोड़ा दिमाग, थोड़ा रिसर्च करके वो सीक्वेंस अगर आपने बना लिया, तो आपका सिलेक्शन आप वहाँ से भी ले लोगे। पेड कोर्स में सर खुद ही हमें सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, तो आपको खुद वो वाला रिसर्च का आपका टाइम बच जाता है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा जो सर ने सजेस्ट करा कि फिर मत सोचो पेड कोर्स के पीछे जाने के लिए, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा डेडिकेशन लगाओ, फ्री में बहुत प्यार से सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत बढ़िया बिल्कुल। सर, ये आपसे सुना है ना तो बच्चों को और ज़्यादा वो एक तसल्ली आएगी कि नहीं सच में ले सकते हैं। अंकुर सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल आप सुन रहे होंगे कि एसएससी ने नया कैलेंडर निकाला। हुँ, हुँ। कैलेंडर निकाला उसके साथ सारी चीज़ें उलट-पुलट एसएससी ने कर दी कि अब बिल्कुल ये बैंक एग्ज़ाम के टर्म्स पे आ गया। वही टियर 1, टियर 2, प्री, मेंस उन्होंने नेगेटिव मार्किंग लिया है, सेक्शन टाइमिंग हुँ। लिया है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। तो अब आपका क्या मानना है कि एक बैंक एग्ज़ाम का जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, क्या अब उसको एसएससी की भी तैयारी करनी चाहिए साइड बाय साइड या नहीं करनी चाहिए? देखिए, इस चीज़ में भी से मेरे ओपिनियन ना जो है, मैं बायस्ड नहीं रहूँगा कि इसी चीज़ को बोलूँ या ये ऐसा नहीं है। मेन क्या होता है ना कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि अगर किसी ने बोल दिया ना, यार मैं तो बैंक और एसएससी दोनों किया था, मेरा तो हो गया, मैंने तो कर लिया। बट हर कोई ये चीज़ कर ले, ये पॉसिबल नहीं होता। एक तरीके से बोला जाए, जो मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ, हम ये सोचते हैं या हम ये बोलते हैं कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये डेफिनिटली बात सही है। हुँ, भगवान ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है, ये बात हम बोलते हैं, बट ये सच नहीं है। क्योंकि बचपन से आपने अपने ब्रेन को कैसा ट्रेन किया है ना, हाँ, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके जैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप राइट। आज से भी चाहो तो कर सकते हो, बट आपको उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आप किसी एक चीज़ में जाना चाहते हो ना, तो फ़ोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। अगर मैं बैंकिंग के अलावा मैं एसएससी भी सोच लेता कि मैं एसएससी भी कर लेता हूँ, तो होता क्या कि मैं बैंकिंग के साथ-साथ फिर मुझे इधर भी तैयारी करनी है। एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं मैं 2 नाव पे सवार हो रहा हूँ, ऐसा हो जाता। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, आप कर सकते हो, तो डेफिनिटली करना चाहिए।
जैसे मैं नहीं था वही कॉन्फिडेंट, मैं दो चीजें नहीं कर सकता था, बट मुझे हाँ ये पता था बैंक करूंगा तो डेफिनेटली पीओ बन जाऊंगा, यस, बट दोनों चीज करूंगा तो शायद कुछ भी ना बन पाता। बिल्कुल। तो ये रहता है, खुद ये में डिपेंड, आपको खुद के ऊपर मतलब एक भरोसा होना चाहिए कि आप दोनों चीजें कर सकते हो तो हाँ डेफिनेटली कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना यार कि नहीं, मैं इसको करने के चक्कर में मेरा इधर समय बच नहीं रहा है, या मैं इधर फोकस प्रॉपर से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मत करो, फिर एक ही चीज पे फोकस करो। अंकुश सर, इसके साथ मेरा मुझे तो यहाँ तक ये भी लगता है कि इनका सिलेबस भी काफ़ी हद तक बहुत अलग है। मतलब शायद ऊपर से देखने में सेम लग भी रहा हो, पर सिलेबस लगता बिल्कुल ही है अलग पर है। है नहीं। भाई इंग्लिश को देखो तो यहाँ पे ग्रामर कम आती है, उनमें मेजर ग्रामर वोकैब्युलरी ही आती है, बैंक में नहीं आती। रीजनिंग तो मुझे लगता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल वाला डिफरेंस है उनका। रीजनिंग तो बहुत इतना ज्यादा। डिफरेंस है। यही सेम हम्म, मैथ्स में भी है, मैथ्स में वहाँ पे एडवांस मैथ्स आता है, यहाँ पे नॉर्मल हमारा क्वांट वाला मैथ्स आता है। तो चीज़ें बहुत अलग हम्म। है, ऊपर से देखने में अलग लगती है और सर का एडवाइस बिल्कुल सही है कि करो तो एक चीज़ एक बार में करो। ऐसा ना हो अजय देवगन टाइप का आपके साथ सीन हो जाए कि वो 2 पैर रखे अलग-अलग बाइक पे और बाइक के अलग-अलग डायरेक्शन में चली जाए। तो बिल्कुल तो यहाँ पे अंकुर सर ये तो बिल्कुल सही बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सही आंसर था। तो यहाँ पे सिलेबस की जैसे बात हुई तो अपने सिलेबस में रीज़निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीज़निंग। अब ये क्रिटिकल जी। रीज़निंग एक ऐसे भूत का नाम है, जो पता सबको है, आने वाला है, पर किसी को ये नहीं पता कि कहाँ से आता है, पढ़ना कहाँ से है, हम्म, क्या करना है। तो क्रिटिकल हम्म। रीज़निंग के बारे में बताइए सर कि क्रिटिकल रीज़निंग कहाँ से पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चालू करना चाहिए, बेस्ट सोर्सेज़ क्या हैं, कोई बुक, कोई क्लास, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ज्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग को स्टूडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ही बोलता हूँ। मैं मना करता हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ना कि ओके। बहुत से कर लेते हैं 20% स्टूडेंट्स, बट उन 20 के चक्कर में क्या होता है, 80% भी ना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वो गलत कर देते हैं। हुँ, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजनिंग एक तरीके से बोला जाए ना, तो इसमें आपको पूरा डीप नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको दिमाग का बहुत ज्यादा यूज कर, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत आसान है क्योंकि वो उस तरीके से ट्रेंड है पहले से, या उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है वैसा। लेकिन हर कोई इस चीज को मतलब सोचेगा ना कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग पे करना चाहूँ, सबसे पहले तो आपको रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर यस। आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की तो इंग्लिश ही वीक होती है, हुँ, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप सोच रहे हो कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग को करूँ, आप एक पैराग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, एक हुँ, पॉइंट भी अगर आपने गलत समझ लिया, तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। राइट, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सक रहे हो, मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग, तो करने के सोर्सेज़ मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट से करिए। मॉक ओके, टेस्ट अभी आज की डेट पे बेस्ट सोर्सेज़ हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को चेंज करते रह रहे हैं। और इसके अलावा एक बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बुक थी जिसमें बहुत से ऐसे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन्स थे, मुझे थिंक तो मैजिकल कैट एग्ज़ामिनेशन? कैट का ही कोई बुक था, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने 2016 में देखा था उस समय हुँ, जब मैं हुँ, पढ़ाई कर रहा था। तो हुँ, अभी तो याद नहीं, अगर याद आएगा तो मैं डेफिनिटली हाँ। चिराग जी को उसका लिंक दे दूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग ले सकते हैं फिर। नहीं, नहीं, कैट एग्ज़ामिनेशन नहीं, मैं ही बता देता हूँ। कैट एग्ज़ामिनेशंस आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, क्रिटिकल रीज़निंग फॉर कैट एग्ज़ामिनेशंस, आपको 1000 नंबर ऑफ वीडियोज़ मिल जाएँगे अलग-अलग चैनल्स के। बाकी मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, बट हाँ, क्रिटिकल रीज़निंग करना है या नहीं करना है, वो सर ने बता दिया। बट अगर करना है, तो फिर कैट एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज़ वहाँ का मेन टॉपिक होता है। हमारे एग्ज़ाम का जो साइड वाला टॉपिक है ये, मेन फोकस इस पे नहीं होता, पर कैट में तो मेन फोकस होता है। बट हाँ, ठीक है। कैट मैंने भी एक बार जब दिया था, हाँ, तो उस समय क्या है, मतलब स्टार्टिंग ही था, तो पापा ने बोला यार कैट भी दे दे। भर यार कैट दे दे, मेरे को पता भी नहीं था कैट क्या होता है। तब मैंने ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला वहाँ पर देखा था ये चीज़। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। इसलिए वो हाँ, बुक का नाम मुझे बस याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त टाइप के उसमें क्वेश्चन्स थे और पूरी बुक लगभग उसी पर बेस्ड थी। हुँ, वो काफ़ी अच्छी बुक थी। तो आप चलिए। लोग कर सकते हो दोस्तों, जो चाहते हैं करें। और मैं सजेशन नहीं दूँगा आप लोगों को ये चीज़ को करने का, क्योंकि हुँ, बैंक एग्ज़ाम आप विदाउट क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हुँ। बहुत आसानी से। अब आप मानोगे नहीं अंकुर सर, एक बहुत तगड़ी चीज़ चल रही है बाज़ार में, आपको भी नहीं पता होगा। तगड़ी चीज़ ये चल रही है कि मुझे अभी क्योंकि यूट्यूब पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे आजकल यूट्यूब पे प्रॉब्लम लग रहा है कि हर दूसरे बंदे का यूट्यूब चैनल है। हाँ। यूट्यूब चैनल इतने सारे हैं कि सबका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होने की वज़ह से सबको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं सब लोग। यूट्यूब पे अभी मुझे 2 दिन पहले कुछ बच्चों ने बताया कि उनको ये गाइड करा जा रहा है कि रीज़निंग मेंस अगर तुम्हें निकालना है तो अकेले क्रिटिकल रीज़निंग कर लो, मेंस निकल जाएगा। अरे! ये सब चक्करों में मत पड़ो दोस्तों। और देखो स्टूडेंट्स मान भी रहे हैं। 6 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, 2 साल पढ़ते हुए, मतलब लगभग 2015 से 2023 तक 6, 7, 8 साल हो चुके हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आज तक सारे पेपर देते आया हूँ। ऐसा कोई भी साल नहीं है जब मैंने पेपर नहीं दिया है। मैं अभी भी पेपर देता हूँ, अभी भी मेरा 1 साल का एज गैप मतलब बचा हुआ है, अभी 29 का हूँ मैं। और 1 साल तक मैं और पेपर दे सकता हूँ पीओ के। हार्डली अगर बोला जाए दोस्तों, आजकल क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो मुश्किल से 5 या 6 आते हैं। अभी लास्ट जो आईबीपीएस पीओ का पेपर मैंने दिया था, उसमें 6 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के, 2-2 नंबर के, यानी 12 नंबर होता है। 60 नंबर के पेपर में आप 12 नंबर सिर्फ उस पे फोकस करोगे यार, पजल ऑलरेडी आप टूट शुरू से जाएगा। करते आ रहे हो।
तो उसी में आपके नंबर बन जाएंगे 12। अंकुर सर, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल मैक्सिमम बच्चों को परेशान कर रहा है, और एक्चुअली में करना भी चाहिए, बिकॉज आजकल बहुत बड़ा न्यूज चल रहा है बाजार में कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है बैंक्स का। तो सबसे पहले तो बच्चों को डर लग रहा है कि सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी के लिए, तो ऐसा ना हो कि हम मेहनत करके यहाँ आए और ये सारे बैंक प्राइवेट हो जाए, तो फिर फायदा क्या है मेहनत करने का। तो आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर कि क्या बहुत जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और क्या सारे बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? देखिए, सारे बैंक तो प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ऐसा डर है ना, तो इसका एक मैं सजेशन देता हूँ, आप एसबीआई की तैयारी करो, वो कभी प्राइवेट हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज, वैसे तो ये डर आपके मन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो इसमें बहुत समय लगेगा, और पूरे बैंक तो प्राइवेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे में मोनोपोली होने लग जाती है फिर, तो ये चीज नहीं होगी दोस्तों। ये चीज में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेट हो जाएगा, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंकुश सर, यहाँ पे लास्ट में बस एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ऐसी एक मोटिवेशनल चीज जो हम बोले कि यार ये तो अंकुश लांबा अगर यहाँ तक पहुंच गए, भाई हम तो किस जीरो लेवल पे थे या नेगेटिव में थे, भाई हम वहां से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो तुम तो यार कुछ अच्छा लाइफ में कर ही लोगे ना, तुम क्यों डर रहे हो? तो ऐसी एक मोटिवेशनल चीज आप शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ? हाँ बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जब वो वाला किस्सा जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 25 लाख रुपए पापा ने पे किए थे, तो एक वहां से मोटिवेशन आप ये ले सकते हो कि उस टाइम पे जब मैं फादर के साथ बैठता था और कभी मैं पापा को ये बोलता था कि पापा मुझे एक गाड़ी लेनी है, फॉर्च्यूनर लेनी है, तो पापा हमेशा यही बोलते थे, बेटा जिंदगी भर भी कमाओगे ना तो फॉर्च्यूनर नहीं ले सकते या गाड़ी नहीं ले सकती, इतनी महंगी गाड़ी। और कभी जैसे अगर मुंह से निकल जाए कि मैं भी अपना घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, तो मतलब पापा बस यही बोलते थे, बेटा जिंदगी निकल जाती घर बनाने में, तुमको क्या लगता है इतना आसान है। तो मोटिवेशन आपको मैं ये छोटा सा ये देना चाहूंगा दोस्तों कि अभी मैं 30 क्रॉस नहीं किया हूँ, आज की डेट पे मैंने गाड़ी भी ले ली है, मैंने खुद का घर भी ले लिया है। और अगर मैं उस स्टेज से, जब मैं 3-3 रुपए में एक पेज लिखा करता था दूसरे अपने क्लासमेट्स का, मैं ये नहीं सोचता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार ये पैसे के लिए 3-3 रुपए में लिख देता है। और बहुत लोग बोलते भी थे, अरे लांबा को दे दो ना, 100 रुपए दे दो यार, 100 रुपए में लिख के ले आएगा, इतना मेहनत क्यों करना। उस समय मैं वो सब चीजों को ना सुन के सिर्फ इग्नोर किया करता था कि मेरा भी दिन आएगा। तो मोटिवेशन रहना चाहिए। आज की डेट पर मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, अगर देखते होंगे तो शायद उनको भी लगता होगा कि यार ये लांबा तो बहुत आगे निकल गया। तो ये मोटिवेशन अपने आप में ही काम करता है। एब्सोल्युटली फैबुलस। अच्छा, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं अभी? मेरे पास मैंने एक ही गाड़ी ली, एमजी हेक्टर फॉर्च्यूनर? ली, हेक्टर प्लस। अभी फॉर्च्यूनर लेने नहीं का मन है? फॉर्च्यूनर का था, बट हेक्टर मैंने देखा तो मुझे हेक्टर थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ। वो नहीं है फॉर्च्यूनर के लेवल की तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके इंटीरियर कुछ Yes. स्पेसिफिकेशंस वगैरह मुझे हाँ, ज्यादा अच्छे लगे। चलिए एब्सोल्युटली फैबुलस। अंकुर सर, ये आई थिंक अभी तक हम 10-12 पॉडकास्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही एजुकेटर्स कवर कर चुके हैं, बट आई थिंक दिस वाज द मोस्ट फन पॉडकास्ट जो अभी तक मैंने चैनल पर करा होगा, बिकॉज इतना ज्यादा पर्सनल चीज, पर्सनल लाइफ शेयर करा है आपने, और किस लेवल पे पर्सनल लाइफ शेयर करा है, आई डोंट थिंक कि कोई एक तो इतना कंफर्टेबल होगा और इतना एंजॉय करेगा अपना पर्सनल लाइफ शेयर करने में, बिकॉज कई चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि यार हम लोगों को बता नहीं सकते। 25 लाख मैंने डुबा दिया, मैं कितना किस लेवल का एम्बेरसमेंट था मेरी लाइफ में, बट ये चीज शेयर करना तो ये भी दिखाता है कि इंसान में एक एक्सेप्टेंस, एक जिगरा होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब आप लाइफ के बिल्कुल एक बॉटम, रॉक बॉटम पे होते हो, वहां से उठने के लिए जब तक जिगरा नहीं होगा तो ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। सो अंकुर सर, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस हैविंग ऑन द शो। आई होप कि सारे स्टूडेंट जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आई होप कि अंकुर सर आपको भी अच्छा लगा होगा इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत अच्छा लगा था। एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा जो कि मैं दिमाग में था लेकिन मैं भूल गया शेयर करना। काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब जो नहीं जानते हैं तो वो पूछते हैं कि सर ये हाथ में टैटू क्या है, तो ये दोस्तों मेरी वाइफ का नाम है, मैंने जो लिखवाया है। इसकी एक छोटी सी कहानी थी। मेरी लव मैरिज है और मेरी जो वाइफ है वो साउथ इंडियन है और मैं पंजाबी, तो टू टू स्टेट्स स्टेट्स। वाला। हाँ, तो शादी का जब ऐसा सीन बन रहा था घर में, मैंने बताया था, तो जब जॉब लगी तब मैंने घर में बताया और पापा ने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगी। लेकिन फाइनली जब सब अच्छा खासा चलने लगा, मैं सेट हो गया लाइफ में, तो फिर फादर ने बोला कि नहीं चलो कर देते हैं शादी, इसकी फिक्स करते हैं। तो उस समय ये भी डरी हुई थी कि भाई साउथ इंडियन है। अब टू स्टेट्स मूवी उसी समय आई थी थोड़े समय पहले, तो वो जो उनकी मदर को देख कर कि पंजाबी मम्मी कैसी होगी, हाँ। तो वो मतलब मुझसे बार बार पूछती रहती थी कि तेरी मम्मी भी ऐसी है। तो मैं उसको थोड़ा सा समझाता, नहीं नहीं नहीं, वैसी ही है वैसी है। तो वो एक मतलब ना रहता है कि अलग ही मतलब वो लेवल था। इसने हालाँकि मुझे बहुत सपोर्ट किया, अमिता ने, बहुत ज़्यादा मेरी वाइफ़ सपोर्टिंग थी। मैं मेरे पास जब कुछ नहीं था, मैं एकदम ज़ीरो लेवल पे था, 25 लाख कर्ज़ से बस मैं निकला ही था, बैंकिंग की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी, कोचिंग जब मैं गया था, वहाँ कोचिंग में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। बहुत उन्होंने सपोर्ट किया और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उनको भी, अपने फादर को बहुत ज़्यादा। ये दोनों ने मेरी लाइफ़ पूरी चेंज कर दी। एब्सोल्युटली फैबुलस अंकुश सर।
मजा आ गया, मैं तो यही बोलूंगा, एक वर्ड भी ये, मजा आ गया। एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मजा आया होगा। दोस्तों, जाने से पहले एक शेर जो मैं हमेशा आप लोगों को सुनाता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, वो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा ही होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। क्या बात है सर, एब्सोल्युटली फैबुलस, फैबुलस एंड फैबुलस। सो जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो सर को नहीं जानते, आई डोंट नो कि जानते हैं कि नहीं, बट अगर जानते नहीं है तो सर का एक चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल्स नाम के, एब्सोल्युटली फैबुलस। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आता रीजनिंग का, सर के चैनल पे चले जाइए, एक बार देख लीजिए। एंड जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी बीच में कि मैंने पेड कोर्स और फ्री में कभी फर्क नहीं करा, उनका फर्क एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा। पेड में भी सारी चीजें हैं, वही सेम चीजें, सेम लेवल का सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सर फ्री में भी पढ़ाते हैं। तो चैनल जरूर देखिए, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा। सो सर, इसी तरह आप अच्छा काम करते रहिए, एंड वी आर ब्लेस्ड कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इतनी मदद मिल रही है। सो कीप ऑन डूइंग दिस एंड टेक केयर सर। थैंक यू, थैंक यू।